हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन और इसके आगे के पार्ट को। आपको पता है कि आपको हम अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं, इसलिए इससे पिछले क्लास में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको हम बताए थे। आज हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन को देखेंगे कि ये क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होता है उसको देख लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको देखेंगे। तो धीरे धीरे करके सारा का ग्राफ को और सारा प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट छोटा सा बात बताएंगे कि जो टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी या कोई टीचिंग एग्जाम और अदर टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। और जो झारखंड टीजीटी वाले बच्चे हैं वो तो उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ मेरे चैनल में, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और हाँ, झारखंड के बच्चों के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि झारखंड सरकार वैकेंसी देना शुरू कर चुकी है। ठीक है, तो अगर ये वैकेंसी आपका कल ही आया है, ये कल नहीं परसों आया है, जेएसएससी का जो सीजीएल होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है, इसका वैकेंसी आ गया है। ठीक है, तो जब इसका वैकेंसी आ गया है तो आपका हाई स्कूल का भी वैकेंसी आने में देरी नहीं है, टीजीटी का भी वैकेंसी आएगा। तो जब शुरू कर दिया है तो फिर देगा, इसलिए ये मत सोचिए कि वैकेंसी देने के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना आप अभी से शुरू कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो पहले से पढ़ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक दिया है तो फिर आगे मिलेगा। ठीक है, टीचर का तो बहुत सारा वैकेंसी जान ही रहे हैं, तो सीजीएल अगर दे दिया है तो फिर आगे भी मिलेगा, है ना। तो हाई स्कूल वाला भी टीजीटी पीजीटी सारा वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, है ना, ढंग से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन? देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको हम क्या बताएं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता था जस्ट छोटा इंटीजर। नाम का थोड़ा सा फर्क है। जब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब लिखते हैं तो लिखते हैं जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर लिखते हैं ना, मतलब जो सबसे छोटा, नज़दीक में जो सबसे छोटा इंटीजर होगा उसको लेते हैं। नाम यहाँ ग्रेटर है लेकिन होता है छोटा वाला इंटीजर। ठीक है, अब होता है एक होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, इसको हम डायरेक्ट LIF लिख देते हैं। ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, हम यहाँ शॉर्टकट में लिख दें। लीस्ट इंटीजर फंक्शन अगर रहेगा तो ये होता है जस्ट बड़ा इंटीजर, जस्ट बड़ा इंटीजर, मतलब कोई भी नंबर रहेगा और उसका अगर लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के लिए कह दे तो हम लोग क्या करेंगे, उससे जस्ट बड़ा इंटीजर को लिख देंगे, है ना, वही हम लोग को लीस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो अब हम लोग उसको सिंबल कैसे जानेंगे कि इसमें हमको लीस्ट इंटीजर पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। तो ग्रेटेस्ट जींट में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या बताएं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा जो भी वैल्यू रहेगा। इसमें क्या होता है कि ये स्मॉल वाला ब्रैकेट में वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये स्मॉल वाला ब्रैकेट में वैल्यू रहेगा। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हम लोग किस में रहेगा, स्मॉल वाला वैल्यू के अंदर रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक स्टूडेंट, जब आप बुक में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर आप किसी एग्जाम को देंगे तो वहां पे लीस्ट इंटीजर को डिनोट करने के लिए क्या लिखा जाता है देख लीजिए। किसी किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा और किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा। क्वेश्चन लिखने के बाद जो है, जैसे मान के चलिए कुछ क्वेश्चन है तो ये जो लिख देगा कि ये जो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या डिनोट करेगा, इसको लिख देगा दिस डिनोट्स लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेगा, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना भाषा में पढ़ेंगे। हम लोग कैसा पढ़ेंगे, अपना भाषा में पढ़ेंगे। हम लोग इससे ये वाला जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में हमको कोई मतलब नहीं उससे। हम लोग क्या इसका मीनिंग क्या समझेंगे, जस्ट बड़ा इंटीजर। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम लीस्ट इंटीजर 3.5 लिखे, लीस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट बड़ा इंटीजर, तो 3.5 से बड़ा इंटीजर क्या है, 4 है, तो बस यही 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोले 2.1 बोलेंगे तो 2.1 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, तो 3 है। अगर हम बोले 2.7 तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, तो 3 है। अब हम थोड़ा नेगेटिव वाला वैल्यू ले लेते हैं, और अगर हम कुछ डायरेक्ट कोई इंटीजर ही लिख दे इसके अंदर पे, जैसे हम लिख दिए 6, तो अगर इंटीजर मिल जाए तो इससे बड़ा इंटीजर तो कुछ होगा नहीं, मतलब होगा इंटीजर लेकिन ये खुद एक इंटीजर है। ठीक है, 6 तो खुद एक इंटीजर है, तो अगर इंटीजर वैल्यू रहेगा तो आंसर वही रहेगा 6। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, जैसे -2.7
6। अगर -2.6 लिखें तो -2.6 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? तो -2 होगा। क्यों? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता तो नंबर लाइन में देख लीजिए, ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, इसका -2 है, ये -3 है। ठीक है, तो -2.6 कहीं इधर होगा, इधर 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 कहीं होगा। तो -2.6 अगर इधर होगा तो इधर तो वैल्यू क्या हो जा रहा है? छोटा होते जा रहा, घटते जा रहा, वैल्यू इधर बढ़ेगा। तो इधर जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है? तो -2 है, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बोले 0.5, अगर 0.5 बोले तो 0.5 बोलेंगे तो इससे बड़ा इंटीजर क्या है? तो 1 है। और अगर हम बोलते हैं -0.5 तो -0.5 का फ्रैक्शनल, ये आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोले तो -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा? तो 0 ही हो जाएगा। कैसे कि -0.5 यहाँ पर होगा और इससे बड़ा इंटीजर क्या है? 0 है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर बोल दिए -6 या फिर -7, अगर इंटीजर राजा नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा? तो फिर वही वैल्यू, इंटीजर में वही वैल्यू होता है, -6 हो जाएगा या -7 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको फ्रैक्शनल, आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, क्या लिखते हैं। ये वाला आप ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे हम बताए हुए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा खेल यही करेगा, जस्ट बड़ा इंटीजर। क्या है? जस्ट बड़ा इंटीजर। तो जस्ट बड़ा इंटीजर ही सब खेल करता है। आपको ये सब कुछ लिखेगा एग्जाम में, ये लिस्ट इंटीजर डिनोट्स, ये वाला लिख देगा इस तरह सिंबल बना के, और लिखेगा लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इसका मतलब ये लिख देगा, है ना। और अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप खुद से समझ लीजिएगा। ठीक है, कि ब्रैकेट के अंदर इस तरह का कोई वैल्यू है तो समझिए कि भाई हम लोग लिस्ट इंटीजर का ही बात कर रहा है। खैर लिखना चाहिए, ये वाला वैल्यू लिखना चाहिए, और जिंट में भी आपको लिख देगा घेर के, है ना। उसमें क्या लिखता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये लिखता है ना। तो वो आप देख लीजिएगा। अब हम लोग इसका x और y में वैल्यू निकाल के देखेंगे कि किस रेंज में क्या वैल्यू आता है, फिर इसका ग्राफ को देखते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब इसका हम वैल्यूज को देखते हैं कि क्या पुट करने से क्या वैल्यू आता है। कुछ रेंज में हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ x और कुछ y का वैल्यू लिखेंगे, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि x और y पुट करने से हम लोग का वैल्यू क्या निकल के आता है, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये हम लोग इधर x का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे? लीस्ट इंटीजर का वैल्यू रखेंगे, मतलब y बराबर लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में x है, ये ब्रैकेट मत समझिएगा, अब ये लीस्ट इंटीजर का बात कर रहा है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ वैल्यू रखते हैं, क्या क्या वैल्यू में क्या क्या निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए 0 से लेके 1 तक का अगर सारा वैल्यू रखे जिसमें 1 इंक्लूड करे तो क्या वैल्यू आएगा? 1 से लेकर 2 तक का सारा रखे जिसमें 2 इंक्लूड करे 1 एक्सक्लूड करे तो क्या वैल्यू आएगा? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अब इधर थोड़ा नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं, -1 से 0 और इधर -2 से -1, और बस इतना ही चेक करते हैं। बस आगे अब देख लीजिए, है ना, कि इसका क्या वैल्यू आएगा उसको भी बता देते हैं आपको, है ना। वो किताब में क्या करेगा, वो गोल गोल भाई वेन डायग्राम टाइप का बना के लिखेगा। ठीक है, हमको उसमें पोसाई नहीं पड़ता, हम ऐसे ही लिखते हैं ना। तो देखिए 0 से 1 तक का सारा वैल्यू अगर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, फ्रैक्शनल पास बार बार हमसे निकल जाता है, आगे भी पढ़ाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब लीस्ट इंटीजर के अंदर में अगर 0 से लेकर 1 तक का कोई भी वैल्यू है ना, ये x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक में कोई भी वैल्यू है, तो वो लीस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा? क्या पता है? जस्ट बड़ा इंटीजर। मतलब 0 से 1 तक का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 1 ही आएगा, उससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है? यहाँ पे 1 ही है, तो 1 हो जाएगा। 1 से 2 तक में 2 आ जाएगा, 2 से 3 तक में 3, मतलब जस्ट बड़ा इंटीजर। तो इस 2 से 3 तक में जस्ट सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? इंटीजर। आपको 2 तो इंक्लूड कर नहीं रहे, 2 को एक्सक्लूड कर दिए, मतलब 2 से 3 तक में वैल्यू लिए हैं, इसमें 3 को इंक्लूड किए, तो एक वो इंटीजर है 2 से 3 के बीच में, वो 3 है, तो 3 को लिए, जस्ट बड़ा वही है। इधर 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। अब देखिए -1 से 0 तक में बड़ा इंटीजर 0 है, और -2 से 1 तक में -1 बड़ा इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ देखेंगे, तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बस इसी से बनाएंगे हम लोग, है ना। तो चलिए इसको ग्राफ बनाते हैं हम लोग। आपको वो साइन सिंबल पिछले लेक्चर में आपको बता दिए, इधर एरो वाला, इधर ये इधर जैसे है ना, ये सब एरो वाला सब कुछ बता दिए आपको। वो पिछला नहीं पता तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, है ना, उसमें सारा कुछ बता के रखे आपको। वो बार बार हम नहीं बताने वाले आपको। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कुछ कुछ हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं। ये आपका 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और आगे नहीं लिखेंगे, चलते रहेगा, है ना। ये जहाँ तक जाइएगा वहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। -1, -2,
-3 -4 -5 है ना, इधर चलते रहेगा जहाँ तक जाइएगा, इधर भी -इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे y में भी कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 आ गया, इसका 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऊपर भी जाएगा -1 -2 -3 -4। अब क्या हम लोग को वैल्यू पुट करना है इसके हिसाब से। तो स्टूडेंट अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, इस ग्राफ को हम लोग इसी टेबल के हिसाब से ड्रॉ करेंगे, क्या क्या वैल्यू निकल के आ जाता है हम लोग को। देखिए कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। 0 से 1 तक का वैल्यू को चेक कीजिए, जिसमें 0 को लिए हैं मतलब नहीं लिए हैं और 1 को लिए हैं। ठीक है, तो 1 को लेंगे और 0 को नहीं लेंगे तो वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो चलिए इसको अब ड्रॉ करते हैं ना। 1 को लेंगे मतलब 1 को लिए और 0 को नहीं लेंगे और वैल्यू कितना आ रहा, 1 आ रहा, मतलब ऐसे। और 1 को नहीं ले रहे हैं तो 1 एक्सक्लूड हो गया। तो हम लोग को y का वैल्यू कितना निकल के आ रहा, तो 1 आ रहा। तो ये y इज इक्वल टू 1 हो गया। y मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, ये हम लोग का वैल्यू हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए, 1 से 2 का बीच का सारा वैल्यू। तो 1 से 2 का बीच का सारा वैल्यू, जिसमें 2 को ले रहे हैं 1 को नहीं ले रहे हैं, तो वैल्यू आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो गया। इसको मिटाइए, बाद में पुट करेंगे है ना। अब हम लोग ये वाला हो जाएगा, जिसमें हम लोग 2 को ले रहे हैं और 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड का साइन ये एरो होता है। तो 2 को ले रहे हैं 1 को ले, आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो y इज इक्वल टू 2 पे हम लोग का है, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर इस तरह इसका ऊपर बनेगा 3 से 4 में आंसर कितना आ रहा है, अरे भाई इसका सीधा हो ना, 2 से 3 है ना, 2 से 3। ये हम लोग का 2 से 3 हो गया, जिसमें हम लोग क्या किए, 2 से 3 के बीच में 3 को लिए हैं, इंक्लूड किए हैं, और 2 को एक्सक्लूड किए हैं। ये एक्सक्लूड का साइन है, एरो। आंसर कितना आ रहा, तो 3 आ रहा। देखिए y इक्वल टू 3 पे है। ठीक है, 3 थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ये आपका 3 पे है ना, y इक्वल टू 3 पर। ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो 3 से 4 का बीच का वैल्यू में कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो 4 आ जाएगा। ये हो गया आपका है ना। किताब में क्या करेगा, इस एरो के जगह में, इस एरो के जगह में क्या करता है, वो खाली गोला भर देता है एक्सक्लूड करने के लिए, और पीछे तरफ जहां इंक्लूड करता है उसको गोला को पूरा भर देता है ना। और कहीं कहीं ये वाला एरो को उल्टा करके इस तरह लिखता है। ठीक है, करिए, एरो का नोटेशन आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, नीचे आइए, नीचे आइएगा तो इधर हो जाएगा इस तरह से, सीधा इसी में चढ़ जाएगा। 0 से 1 तक में क्या किए, -1 को एक्सक्लूड कर दिए और 0 को इंक्लूड कर दिए। आंसर कितना है, y इक्वल टू 0। देखिए y इक्वल टू 0 पर ही है ना, ऊपर 1 है इधर। ठीक है, अब नीचे आइएगा, -1 से 0 का बीच का सारा वैल्यू। तो -1 से 0 का हो गया, -1 से 0 हो गया, -2 से -1, मतलब ये वाला। तो -2 से -1 के बीच में कितना आ रहा है आंसर, -1 आ रहा। तो -1 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, और आगे इधर बढ़ते रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको बताते हैं क्या मिल रहा है। आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है कि जब हम जिंट वाला ग्राफ बताए थे, तो जिंट वाला ग्राफ में एरो उधर की ओर जा रहा था। क्यों, क्योंकि जस्ट छोटा इंटीजर ले रहे थे, क्योंकि पीछे वाला छोटा इंटीजर को इंक्लूड कर रहे थे और इधर एरो उसको एक्सक्लूड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या हो रहा है कि जस्ट बड़ा इंटीजर ले रहे हैं। तो बड़ा इंटीजर में क्या होता है कि पीछे इधर वाला बड़ा है, इधर छोटा है, इधर बड़ा है, इधर बड़ा, इधर छोटा, इधर बड़ा, इधर छोटा। तो छोटा वाला को एक्सक्लूड करते गए और बड़ा वाला को लेते गए हैं। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, क्या क्या है, ये y इज इक्वल टू हम लोग का 1 है, और यही हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कितना हो गया, 2 हो गया। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो गया, 3 हो गया। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो गया, 4 हो गया। ये y इज इक्वल टू 0 हो गया, y इज इक्वल टू -1 हो गया, y इज इक्वल टू -2 हो गया, y इज इक्वल टू -3 हो गया, और y इज इक्वल टू -4 हो गया। बहुत फुर्सत से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा है ना, ये सब चीज़ छोड़िएगा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। और जब हम लोग ग्राफ बना लिए हैं तो डोमेन और रेंज को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका डोमेन देख लेते हैं। डोमेन क्या बताएं, x का सारा वैल्यू। तो x का सारा वैल्यू, तो इधर से आएंगे और इधर पूरे जाएंगे। ठीक है, तो इधर देखिए -∞ तक वैल्यू पूरा जा रहा है, और उधर भी ∞ तक सारा वैल्यू जा रहा है, मतलब -∞ से ∞ तक का सारा वैल्यू है। ठीक है, लेफ्ट से राइट देख लीजिए, कहीं नहीं छूटेगा। बोले सर कहीं कहीं छूट रहा है, इधर एक्सक्लूड है, इधर एक्सक्लूड है। तो जहाँ जहाँ एक्सक्लूड है उसको ऊपर में देखिए वो इंक्लूड कर दिया ऑलरेडी। बोले सर यहाँ पर एक्सक्लूड किए, देखिए इसका पिछवा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, इसको भर दिया। बोले यहाँ एक्सक्लूड है सर, इसका पिछवा ये भर दिया। यहाँ एक्सक्लूड है तो ये भर दिया है, यहाँ एक्सक्लूड है तो ये भर दिया है। मतलब जहाँ जहाँ एक्सक्लूड दिख रहा है उसको ऊपर वाला भरिए दिया या तो नीचे वाला भरिए दिया है ना। तो कुल मिला कहीं नहीं छूट रहा है। तो ये हम लोग का -∞ से ∞ हो गया, और इसको हम लोग ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का
डोमेन हो गया। अब रेंज देख लेते हैं। रेंज देखेंगे तो रेंज में आंसर क्या आ रहा है, देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, खाली इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है, खाली इंटीजर। तो खाली इंटीजर लिखेंगे, आई लिख दिया ना, कहीं कहीं जेड लिखता है, हमको उससे मतलब नहीं है ना, आई लिख दिए, ठीक है। आप समझिए ना, इंटीजर है ना। तो ये हम लोग का ग्राफ हो गया, ये हम लोग को टेबल का नोटिस है। टेबल से देखेंगे किस तरह हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, क्या वैल्यू किस रेंज में आ सकता है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा 2 प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी को यहीं पे साइड पे कहीं देख ले, यहीं पे देख लेते। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, बार बार फ्रैक्शनल पार्ट लिख दे रहे, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको LIF लिखते हैं, लिखते नहीं हम लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट। कितना लिखेंगे, बड़ा फुल है ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाता है, 2 प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू जो है वो जींट x + 1 होता है। कब, जब x इंटीजर नहीं है तब, ठीक है, व्हेन x नॉट इक्वल टू इंटीजर। कैसे, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू जो है जींट x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, फिर बार बार फ्रैक्शनल पार्ट बोले, लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है वो जींट x + 1 होता है। कब, जब x जो है इंटीजर नहीं है, ठीक है। दूसरा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू जींट x होता है। कब, व्हेन x इज इक्वल टू इंटीजर। जब x इंटीजर है तब दोनों बराबर होता है, जब इंटीजर नहीं है तो ये वाला वैल्यू जो है जींट से एक बड़ा होता है। कैसे, चलिए अब हम एग्जांपल से समझाते हैं। कहाँ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एग्जांपल लेते हैं। ग्राफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, कर तो दिए ही है, चलिए इधर बना देते हैं ना। ग्राफ आप सेपरेटली बना लेंगे, है ना, इसको अलग से प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए कोई भी x का कोई वैल्यू लिए, 2.6 ले लेते हैं, है ना, x इज इक्वल टू 2.6 ले लेते हैं। देखिए तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हम लिखें लीस्ट इंटीजर ऑफ 2.6, तो लीस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 कितना होता है, 3 होता है। और इधर बराबर किसका आ रहा है, जींट x + 1। तो जींट x + 1 लिख के देखिए, तो जींट x + 1 बराबर, ये जींट x माने जींट ऑफ 2.6, ठीक है, और +1। तो जींट ऑफ 2.6 कितना होता है, 2 होता है, और +1 कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए इधर 3 में, इधर भी 3, सेटिस्फाई हो गया। तो कुल मिला के बात क्या है कि जस्ट छोटा इंटीजर से एक बड़ा करेंगे तो जस्ट बड़ा इंटीजर आएगा। कुल मिला के यही शॉर्टकट है ना। और दोनों बराबर कब होता है इंटीजर में, तो इंटीजर अगर हम जैसे मान लें 5 ले लें, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला बराबर है, मतलब जींट 5 और लीस्ट इंटीजर 5 दोनों बराबर होता है। कैसे कि इसको भी खोलेंगे तो 5 ही आएगा और इसको भी खोलेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हो गया, 2 प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी को देख लीजिए। हम उम्मीद करेंगे ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन आपको ग्राफ भी बता दिए, डोमेन रेंज भी बता दिए, इसमें कुछ नहीं छूटता है। अब आगे आपको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बताते हैं। एक नया फंक्शन अभी देखने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है अभी आपको समझाते हैं। इसका नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि कुछ फ्रैक्शन का बात किया जा रहा है। तो क्या फ्रैक्शन का बात किया जा रहा है समझाते हैं। अभी आपको हम जो चीज़ है उसको तो बताएंगे, लेकिन ठेठ मेठ में समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 3.6 है, तो 3.6 है, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है और इंटीजर क्या है। देखिए ये 3.6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 0.6। कोई आपत्ति है आपको, तो नहीं है सर। तो इसमें ये वाला पार्ट तो इंटीजर हो गया पूरा पूरी, ये जो आधा टुकड़ा ये वाला बचा, टुकड़ा ये ना बचा 0.6, तो यही तो फ्रैक्शन वाला पार्ट है। 0.6 को क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं, मतलब 2 3 6 3/5 लिख सकते हैं इसको। तो यही वाला तो फ्रैक्शनल पार्ट है। 0.6 को क्या लिखे, 3.5 3/5 लिखे, तो यही वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, यही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। इस एक्स का ये वाला का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, ये वाला हो गया। चाहे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 को ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो कुल मिलाकर जो टुकड़वा बचता है डेसिमल में जो बचता है टुकड़वा, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। गोट्टा जो है वो इंटीजर हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया ये वाला। अब बोलेंगे सर कोई गोट्टे नंबर है, तो जैसे मान लीजिए 7 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखना चाहेंगे तो सर, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको तोड़ना चाहे तो टूटेगा, ये 7 + 0 रहेगा, ठीक है। तो ये 7 तो पूरा इंटीजर है, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ही नहीं, इसका सब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 है। फ्रैक्शन दिख रहा है इसमें, तो पूरा गोटा नंबर इंटीजर, तो इसमें कहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो कुल मिला के 0 हो गया, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसका 0 हो गया। और कुछ डेसिमल में नंबर रहेगा, कुछ फ्रैक्शन में रहेगा, तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा ना। तो कुल मिला समझे, डेसिमल वाला जो पार्ट होता है, फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है, यही इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलिए अब ये हमको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझाते हैं।
दो एग्जाम्पल लेंगे और दो एग्जाम। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को जो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, है ना। एग्जाम में ये भी लिख देगा, क्या ये वाला क्या डिनोट करेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट, ये वाला इसको लिख देगा, पहले क्वेश्चन लिखेगा, जो भी उसको क्वेश्चन देना दे देगा, और नीचे लिखेगा वेयर दिस डिनोट्स, ये वाला कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखेगा और ये लिखेगा दिस डिनोट्स, ऐसे दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल, लिख देता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह से लिख देगा, है ना। सब में लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। जहां दिखेगा जिंट वाला में भी लिखेगा, है ना, लिस्ट इंटीजर फंक्शन में भी लिखेगा और इसमें भी लिखेगा, है ना। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या देखना है। कुछ 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे 3.4 लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.4। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको बताएं कि इंटीजर में टूटेगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर का माल है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर का माल ये है 3.4, ये फ्रैक्शनल पार्ट का साइन है ना। तो 3.4 को लिखेंगे 3 + 0.4 लिखेंगे, 3 + 0.4। ये तो इंटीजर वाला भाई साहब हो गया। और ये क्या भाई साहब है, ये वाला, इसको क्या लिखेंगे, अरे भाई ये तो हम लोग का, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है। और अगर ऐसे रहा तो -3.4 रहा तो इसमें इंटीजर क्या है, तो -3 है, तो इसमें इंटीजर क्या है, -3। और आप बोलेंगे क्या करेंगे सर, इसमें 0.4 जोड़ दें, तो कुल मिला के होगा ही, नहीं होगा, यहाँ पे तो माइनस करना पड़ेगा ना, ये हम लोग का माइनस हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात देखेंगे तो इसमें देखिए 3.4 को लिखेंगे 3 + 0.4, और इसमें देखेंगे तो लिख दिए तो -3 - 0.4, मतलब मामला तो गड़बड़ा गया। तो क्या गड़बड़ा है अभी देखते क्या देखेंगे। तो इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, ठीक है, इसको भूलिए, इसको भी भूलिए। अभी आपको एग्जाम्पल में क्या बताएं, अभी आपको एग्जाम्पल में बताएं क्या बताया, 3.2 लिए थे, चाहे कुछ भी लिए थे, ये 3.4 ही लेते हैं। तो ये 3 + 0.4 लिखेंगे। तो ये 3 क्या है हम लोग का, यही तो है जिंट एक्स, यही तो जिंट है, छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर। 3.4 का जस्ट छोटा इंटीजर 3 है, तो इसको जिंट एक्स लिख सकते हैं। अगर ये एक्स है तो इसको जिंट एक्स लिख सकते हैं। और ये वाला क्या है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है, ये जिंट एक्स हो गया। 3.4 का जिंट कितना होता है, 3 होता है, तो इसको जिंट एक्स लिख दिए। अगर इसको एक्स बने तो इसको जिंट एक्स लिख दिए। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, 0.4 है, तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख दिए। तो मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया, जिंट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। चलिए हटाइए, अब मामला खत्म। एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, जिंट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ये वाला हमको समझाना था। तो कुल मिलाकर अब इसको इधर ले आइए। अगर इसको ऐसे लिखेंगे, जिंट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर लिखना चाहेंगे, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, एक्स माइनस जिंट एक्स, बस इसको आगे पीछे इधर उधर कर दी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स, उसमें जिंट एक्स घटा दीजिए, आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे 3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। 3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट आपको दिख रहा है कि 0.4 आएगा, ठीक है, 0.4 आएगा। कैसे आएगा देखिए, तो 3.4 को यहाँ पे 3.4 लिखेंगे, माइनस जिंट ऑफ 3.4, कैसे, तो 3.4 यहाँ पे हो गया आपका, और माइनस 3.4 का जिंट कितना होता है, तो 3 होता है। तो 3.4 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.4 0.4 आ गया। ये तो क्लियर दिख रहा है। लेकिन अब देखते हैं, -3.4 लीजिए, तो इसमें 0.4 आएगा, नहीं सर नहीं आएगा, वही तो आपको समझा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रहा है, इसको भी क्या लिखेंगे, -3.4 माइनस ऑफ जिंट एक्स, एक्स माइनस जिंट एक्स, एक्स माइनस जिंट एक्स, तो ये हम लोग जिंट ऑफ -3.4 लिखेंगे, ठीक है। चलिए -3.4 माइनस, अब ये 3.4 का जिंट क्या लिखते हैं, जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर, इसका जस्ट छोटा इंटीजर कितना हो जाएगा, 3.4 है, इससे नीचे पीछे जाएंगे तो 4 हो जाएगा। कैसे देखिए, 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये 3.4 इधर है, यहाँ पे -3.4 यहाँ पे, और इससे जस्ट पीछे जाएंगे तो -4 हो जाएगा, जस्ट छोटा इंटीजर, तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कुल मिला कितना आएगा, इसका वैल्यू -4, ठीक है, -4। अरे भाई इसको फ्रैक्शन, ये आपका लीस्ट इंटीजर ना समझ लीजिएगा, ये लीस्ट इंटीजर नहीं है ना, इसको कौन ब्रैकेट से लिखे, सब में अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। ये लीस्ट इंटीजर नहीं समझिएगा, वो नॉर्मल ब्रैकेट है ना। तो चलिए इधर -3.4 हो गया इधर, और ये माइनस माइनस +4 हो गया, ठीक है। अब 4 में 3.4 घटा दीजिए, कितना होता है, 0.6 होता है शायद, है ना, 0.6 ही होता है ना,
4.0 3.4, हाँ 0.6 होता, तो 0.6। अब समझाइए मामला हमको, जब हम पॉजिटिव वाला ले रहे थे तो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है 0.4, लेकिन जब नेगेटिव वाला ले रहे हैं ना तो 0.6 आ जा रहा। अब आपको समझ में आया कि फ्रैक्शनल पार्ट का एक्चुअल क्या डेफिनेशन होता है, ये वाला। तो फ्रैक्शनल पार्ट को x को क्या लिख सकते हैं, x माइनस जिनटेक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस जिनटेक्स, ठीक है, x माइनस जिनटेक्स। ये हम लोग का एक्चुअल में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, उसका डोमेन और रेंज बताते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर ग्राफ और डोमेन और रेंज देख लेते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग इसका ग्राफ को देख लेते हैं, इसका जो रेंज वैल्यूज को देख लेते हैं, इसका डोमेन देख लेते हैं, किस तरह से हम लोग को निकल के आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, कुछ वैल्यूज लिखते हैं और वो वैल्यूज के थ्रू हम लोग समझेंगे इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और ग्राफ कैसे इसका निकलेगा। यहाँ पे मान लीजिए x का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रखेंगे, y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है अभी बताएं, x माइनस जिनटेक्स होता है, ठीक है, यही होता है वैल्यू आपको बताएं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज रखते हैं, कुछ रेंज रखते हैं। क्या क्या रेंज रखेंगे, चलिए सबसे पहले छोटे जीरो शुरू करते हैं, 0 से 1, 0 को ले रहे हैं 1 को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़िए 1 से 2, अब यहाँ पे 1 ले लिए 2 छोड़ दिए, 2 से 3। क्यों ऐसा कर रहा है अभी बताएंगे, यहाँ जिंट वाला खेला है, ठीक है, जिंट वाला खेला इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। 3 से 4, 3 छोड़, 3 ले लिए 4 छोड़ दिए, 4 से 5, ठीक है। अब थोड़ा कुछ नेगेटिव वाला देख लेते हैं। 0 से 1 हो गया तो -1 से 0 ले लेंगे, -2 से -1 ले लेंगे, ठीक है, बस काफ़ी है वैल्यूज, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या आंसर आएगा चलिए देख लेते हैं। y का वैल्यू जो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वो क्या क्या आ जाएगा, चलिए 0 से 1 का बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, x माइनस जिनटेक्स, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, x माइनस जिनटेक्स, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है हम लोग 0 से 1 के बीच में है, और 0 से यहाँ पे x को x रहने देते, कुछ भी है 0 से 1 के बीच का सारा वैल्यू, ठीक है, तो कोई x लिए होंगे तो x रहने देते हैं। और 0 से 1 के बीच का x का जिंट कितना आता है, 0 ही आता है, 0 ही आता है। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे उसका जिंट कितना आता है, 0 आता है, तो 0 लिखेंगे x माइनस 0, और x माइनस 0 क्या कर सकते हैं, 0 ही, x ही रहने देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 के बीच में तो x माइनस 1 से 2 का बीच का जिंट, x 1 से 2 के बीच का जिंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 से यहाँ पे फिर x है और माइनस जिंट x, तो 2 से 3 के बीच में सारा जिंट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। बोले सर यहाँ x क्या लिख रहे, पूरा वैल्यू क्या नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पर रेंज है 3 से 4 तक का कितना वैल्यू है, अनइनफाइनाइट वैल्यू 3 से 4 के बीच में कौन सा वैल्यू लिए हमको थोड़ी पता है, तो x मान लिया, वो वैल्यू को x मान लिया, है ना। तो चलिए -1 से 0 के बीच में, अब देखिए यहाँ पे x है और -1 से 0 के बीच का जिंट कितना हो जाएगा, जस्ट छोटा इंटीजर तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। और x ऑफ -2 से -1 के बीच का जिंट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो बहुत सारा वैल्यू हम लोग को आ गया। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, आसान सा ग्राफ है, ज़्यादा इसमें झोल झमेला नहीं है, ठीक। ये हम लोग का 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इधर इनफाइनाइट नंबर जाएगा, है ना, -1 -2 -3 -4, है ना, और इधर भी इनफाइनाइट नंबर जाएगा। और ये हम लोग यहाँ पे 1 है, कितना है, 1 है, y का वैल्यू 1। अब यहाँ पे आपको वैल्यू बताते हैं 0 से 1, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं और समझाते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 से लेके 1 तक का सारा वैल्यू लेंगे पहले x में, तो 0 से लेके 1 तक मतलब ये वाला वैल्यू है, और इसका आंसर कितना आ रहा है, तो x ही आ रहा है, ठीक है। जैसे 0.5 लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं, अगर 0.5 ले लेंगे तो आंसर कितना आ जा रहा है, तो 0.5 ही आएगा, ठीक है। 0.5 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.5 ही होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 कितना होगा, 0.5 ही तो होगा, इंटीजर है ही नहीं, इंटीजर है ही नहीं, ठीक। अब बोले 1.5 लीजिए सर, तो 1.5 में इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, फिर 0.5 हो जाएगा, फिर 0.5 हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बोले सर 2.6 लीजिए, तो 2.6 अगर लेंगे तो 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होता है, 0.6 होता है। मतलब ये जो सारा वैल्यू सब दिख रहा है आपको, जो आ रहा है y का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वैल्यू, वो 0 से लेके 1 के बीच में है ना, 1 से बड़ा होगा और ना ही 0 से छोटा होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि 0 से लेके 1 तक में सारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो सकता है। बोले सर कैसे, देखिए बोले सर 36.5 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बताइए तो सर क्या होगा, तो 36.8 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 हो जाएगा। कैसे, तो x माइनस जिनटेक्स बताए ना भाई, देख लीजिए x कितना 36.8
और माइनस जीन टैक्स, तो जीन टैक्स का वैल्यू कितना 36.8 है, तो इसका 36.8 का जीन कितना हो जाएगा 36, तो 36.8 में 36 घटाएंगे तो 0.8। अभी देखिए ये वैल्यू 1 से बड़ा है नहीं है। बोले सर अभी एक इंटीजर लेके देखिए तो -6 का जीन, -6 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बताइए तो सर, -6 का बताइए, -6 छोड़िए, -6 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बताइए तो सर। तो -6 में आपको कहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिख रहा नहीं, दिख रहा, क्यों? गोटा नंबर है, क्यों? क्या होता है एक्स माइनस जीन टैक्स, तो एक्स कितना 6 है और जीन टैक्स कितना हो जाएगा 6 का जीन 6 होता है, कुल मिला के 0 आ गया। मतलब 0 भी आ रहा है, 0 से बड़ा भी नंबर आ रहा है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं जा रहा, और 1 भी नहीं आ रहा। 1 आएगा तो पूरा इंटीजर हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं बचेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब, तो इसका जो आंसर है, जो रेंज है, वो किसके किसके बीच में आ रहा है? 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा है, और 0 से लेके 1 तक का सारा वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के आप ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 0 से 1 तक का। ठीक है, अभी समझा देते क्या बना रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ पे मिटा देते हैं। इसका ग्राफ इस तरह से क्यों बन रहा है आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर भी चलते रहेगा, उधर भी चलते रहेगा। ये जो ऊपर वाला वैल्यू 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, इसको ध्यान में रखिएगा 1 है। अब सर ऐसे काहे ग्राफ बनाए आप? अब देखिए 0 से 1 तक का कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो आंसर जो है उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, या तो 0 रहेगा। तो देखिए 0 से लेके 1 तक का सारा वैल्यू आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, तो 0 से लेकर 1 तक का सारा वैल्यू आ रहा है, और x में 0 तक का 1 सारा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी फिर 0 से 1 तक के बीच में आएगा। तो ये देखिए 0 से 1 के बीच में सारा वैल्यू आ रहा है, लेकिन हम लोग x 1 से 2 है। 2 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे x में, फ्रैक्शनल पार्ट फिर 0 से 1 के बीच में आएगा। 3 से 4 तक का कोई भी वैल्यू लेंगे, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में आएगा। लेकिन 1 जो एक्सक्लूड किए, एरो देखिए 1 एक्सक्लूड किए, क्यों? 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स थोड़ी है, वो तो पूरा इंटीजर हो जाएगा। -1 से लेके 0 तक का सारा वैल्यू लिए हैं, लेकिन फिर क्या देखेंगे हम लोग का आंसर जो है 0 से लेके 1 तक में आएगा। नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, हम लोग का आंसर किस में आएगा? 0 से 1 तक के बीच में आएगा। 1 नहीं होगा, 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 देखिए इंक्लूड कर दिए आपका सारा, और 1 को एक्सक्लूड कर दिए। तो ये हम लोग का ग्राफ हुआ। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे आपको समझा पाए। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और देखिएगा इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब इसका डोमेन देख लेते हैं और उसका रेंज देख लेते हैं। डोमेन देख लेते हैं। डोमेन देखिए, कुल में देखिए डोमेन तो ऑल रियल नंबर, इधर से सारा जा रहा, देखिए पूरा कंप्लीट हो रहा है कि नेक्स्ट देख लीजिए, इधर पूरा जा रहा, मतलब ऐसे फिर ऐसे चलते रहेगा, है ना। यहाँ बोले सर यहाँ तो एक्सक्लूड हुआ, तो यहाँ एक्सक्लूड हुआ तो ई वाला इंक्लूड कर दिया, यहाँ एक्सक्लूड हुआ तो ई वाला इंक्लूड कर दिया, यहाँ एक्सक्लूड हुआ तो फिर यहीं इंक्लूड कर दिया, मतलब कहीं छूट नहीं रहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑल रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ऑल रियल नंबर रेंज देख लीजिए, रेंज क्या बता, वैल्यू क्या आ रहा है? 0 से लेकर 1 तक का सारा वैल्यू आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो 0 को इंक्लूड करेंगे, 1 को एक्सक्लूड करेंगे, ये रेंज हो गया। ठीक है, ये डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। रेंज कितना हो गया? 0 से 1। हम उम्मीद करते हैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन समझ में आया होगा, और आपको लीस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया होगा। पिछले क्लास में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताएं तो वो भी समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे भी बताते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अब हम लोग इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का 2 प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी को अभी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई बोले तो इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर है, z भी लिखता है, हम i लिख रहे हैं सुविधा के लिए, है ना। x प्लस इंटीजर के अंदर अगर फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही बराबर होता है। मतलब कैसे सर? एक एग्जांपल से देखिए, कुछ एक ले लीजिए, 2.6 लीजिए, x का वैल्यू कितना ले लेते हैं? 2.6 ले लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.6 लिखिए, कुछ इंटीजर जोड़ दीजिए, i मान लेते हैं कुछ भी 5 ले लेते हैं इंटीजर। ठीक है, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए। क्या बता रहा है? किसके बराबर आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही बराबर आएगा। तो देख लीजिए पहले इसका वैल्यू कितना आ रहा है। 2.6 और 5 कितना हो जाएगा? 7.6। 7.6 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा? 0.6 ही होगा ना। 7.6 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.6 होगा। तो कैसे सर? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना होता है? x माइनस जीन टैक्स। x कितना? 7.6 है, और जीन टैक्स कितना होगा? ठीक है, तो 7.6 और माइनस 7.6 का जीन कितना? तो 7 हो जाएगा। 7.6 में 7 घटाएंगे तो 0.6 हो जाएगा। ये आ गया। अब इधर चेक कर लीजिए कि ये बराबर आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, मतलब ये वाला जो है 2.6 का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू
इसका .+5 करने से भी वही वैल्यू आ रहा, मतलब इंटीजर जोड़ने से वही वैल्यू आ रहा, चेक कर लीजिए। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस जी इंटू एक्स, इसको भी लिखेंगे। एक्स कितना 2.6 है और 2.6 के अंदर जिन, तो 2.6 हो गया, और जिन ऑफ 2.6 कितना होता है, 2 होता है, तो 2.6 में 2 घटाएंगे तो 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। देखिए इधर भी 0.6 आ रहा, इधर भी 0.6 आ रहा, मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे वाला सेकेंड वाला जो प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स में ना कोई भी वैल्यू माइनस में नेगेटिव में रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो दो चीज आ सकता है आंसर। अगर इंटीजर नहीं रहेगा एक्स का वैल्यू तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा, और अगर इंटीजर रहेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, कैसे आएगा एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक बार लेते हैं पहला केस जब इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो केस 1 लेते हैं यहाँ पे कि एक्स नॉट इज इक्वल टू इंटीजर, एक्स इंटीजर नहीं है, तो क्या लेंगे 2.6 ही लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू -2.6 लेना ना, -2.6, एक्स तो 2.6 ही लेना है, मतलब माइनस एक एक्स्ट्रा घुसाना है यहाँ पे, है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं, -2.6 किसके बराबर है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आएगा कि नहीं। पिछले पहले ही बताया, जब एग्जांपल आपको बता रहे थे लेकिन पॉजिटिव वाला 0.4 आता, नेगेटिव वाला 0.6 आ रहा था। कैसे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को किसका लिखते हैं, एक्स माइनस जिन एक्स, तो एक्स कितना है -2.6 है, और माइनस ऑफ जिन टेक्स, तो जिन टेक्स तो जिन टॉप कितना होता है, जिन टॉप 2.6 -2.6 है ना। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ये आज का -2.6 हो जाएगा, और 2.6 का जिंट कितना हो जाएगा, जस्ट छोटा इंटीजर, तो जस्ट छोटा कितना हो जाएगा 3, -3 हो जाएगा, -3, तो -2.6 और इधर +3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, इधर 0.4 आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, मैंने 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। अब 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स चेक करते हैं, तो 1 माइनस 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो 1 माइनस 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होता है, 0.6 ही होता है, तो 0.6 होगा, तो 1 माइनस 0.6 कितना होगा, 0.4 आ रहा है। देखिए इधर भी वही आ रहा है, इधर भी वही आ रहा है, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू इंटीजर के लिए, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड वाला प्रॉपर्टी समझा देते हैं क्या होता है। सेकंड का सेकंड पार्ट केस 2, केस 2 क्या है, देखिए केस 2 में आपका है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है -x जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा कब, इंटीजर के लिए। चलिए ना यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू इंटीजर के लिए सॉल्व करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं। अब ये बोल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 के बराबर होगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा, कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस जिंट एक्स, तो -5 माइनस ऑफ जिंट के अंदर -5, तो -5, और ये -5 का जिंट तो -5 होता है। ठीक है, तो -5 इधर माइनस +5, कुल मिला के 0 आया भाई। इसको चेक कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 कितना होता है, बोले कि पूर्ण संख्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, तो कुल मिला के फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं है, 0 होता है। ऐसे भी चेक कर लीजिए, एक्स माइनस जी इंट एक्स 0 भी आएगा, 5 माइनस 5 माइनस जी इंट 5 कितना होता है, 5 ही होता है, 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होगा। जिंट में भी कुछ प्रॉपर्टी बताएं आपको, लिस्ट इंटीजर में कुछ प्रॉपर्टी बताएं, फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ प्रॉपर्टी बताएं, उसका ग्राफ बताएं, डोमेन रेंज बताएं, ये सब आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है तो कम से कम वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारा पार्ट ऐसा होगा जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, आपको जो है 11th-12th में ये सब चीज़ नहीं पढ़ाया हो गया होगा, है ना। तो अगर नया पढ़ रहे हैं तो 2-3 बार देखें, अगर पहले से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।